हे फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज हम डिस्कस करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के 6th लेसन द्वितीयक क्रियाओं के बारे में। इससे पहले हमने प्राथमिक क्रियाएं पढ़ ली है, जिसमें हमने खनन, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन इन सभी के बारे में चर्चा कर ली है। जिसने भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, पहले वो देख ले ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। आज हम डिस्कस करेंगे द्वितीयक क्रियाओं के बारे में। द्वितीयक क्रियाओं की परिभाषा क्या है, उनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है और उद्योग कौन कौन से है, उद्योग किन किन पर ये विनिर्माण उद्योग है वो आधारित है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा फर्स्ट है द्वितीयक क्रिया की परिभाषा। वे क्रियाकलाप है जिनसे प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी वस्तु उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो प्राथमिक उत्पाद है उन्हें अधिक उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखें तो इस दृष्टि से समस्त प्रकार के उद्योग धंधे द्वितीय क्रियाकलापों में आते हैं। यानी अगर हम देखें कि जिन प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है तो किनके द्वारा किया जाता है, उद्योग धंधों के माध्यम से, यानी कारखानों के माध्यम से। यानी इस हिसाब से हम देखें तो जो कारखाने और उद्योग धंधे हैं, जो उद्योग धंधे हैं वो किन में आ जाएंगे, द्वितीय क्रियाओं में सम्मिलित हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि द्वितीय क्रिया किस प्रकार कार्य करती है। द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राथमिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। यानी द्वितीय गतिविधियों द्वारा जो प्राथमिक संसाधन होते हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है, यानी उनको जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया जाता है और अधिक उपयोगी बना दिया जाता है, जिसके कारण उनका मूल्य बढ़ जाता है और प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल होता है वो क्या बन जाता है, मूल्यवान वस्तुओं के या फिर उत्पादों के रूप में बन जाता है। यह हो गया आपकी द्वितीय क्रिया के बारे में परिभाषा और इसके उपयोग, इसकी प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, इनके बारे में हमने देख लिया कि किस प्रकार इसको मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करके बाजारों में या फिर मार्केट में बेचा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके पश्चात विनिर्माण के बारे में। सर्वप्रथम है विनिर्माण, क्योंकि जो द्वितीय क्रिया है वो विनिर्माण का हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि द्वितीय क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो है विनिर्माण क्षेत्र। हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विनिर्माण। अब हम देखें इससे पहले तो द्वितीय क्रिया में क्या क्या आता है, तो सर्वप्रथम है विनिर्माण, प्रसंस्करण और उद्योग। ये तीन चीजें जो है, जैसे कि हमने पढ़ा था प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या आता है, खनन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। उसी प्रकार द्वितीय क्रियाओं में क्या क्या आते हैं, तो विनिर्माण, प्रसंस्करण और उद्योग धंधे, ये सभी किसमें आते हैं, द्वितीय क्रियाओं में आते हैं। इससे सबसे पहले हम बात करते हैं विनिर्माण के बारे में। विनिर्माण क्या है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना ही विनिर्माण कहलाता है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु को उत्पादित करना ही विनिर्माण की प्रक्रिया है। अब विनिर्माण में कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि हाथ से बनाया यानी हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोह इस्पात बनाना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना। इसके पश्चात हम देखें तो कंप्यूटर के अति सूक्ष्म टुकड़े जो होते हैं उनको जोड़ना, अंतरिक्ष यान जो होते हैं उनका निर्माण करना, ये सभी विनिर्माण के क्षेत्र में ही आते हैं। तो इनके क्या क्या होगा इसमें लिखेंगे। सबसे पहले हम पहला है हस्तशिल्प कार्य और हो गया लोह इस्पात बनाना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, इसके पश्चात आ गया कंप्यूटर के अति सूक्ष्म टुकड़ों को जोड़ना। अति सूक्ष्म भागों को जोड़ना यानी हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, यानी उनके जो टुकड़े हैं उन सॉफ्टवेयर को जोड़ना, हार्डवेयर को जोड़ना ही इसमें ही आता है। इसके पश्चात अंतिम है अंतरिक्ष यान निर्माण। अंतरिक्ष यान निर्माण भी विनिर्माण के क्षेत्र में ही आता है।
यह हो गया विनिर्माण में क्या क्या उत्पादित होता है। इसकी परिभाषा, विनिर्माण की कोई परिभाषा नहीं है, हम देखें तो इसमें ये सिर्फ हम इतना याद कर सकते हैं किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है विनिर्माण कहलाता है। अब विनिर्माण की कुछ सामान्य विशेषताएं भी हैं, तो हम इन विशेषताओं को लिखेंगे। विनिर्माण की विशेषताएं, अभी विशेषता मुख्य रूप से सामान्य विशेषता लिख दे। अब ये मुख्य विशेषता कौन कौन सी है, तो इसमें सबसे पहले है शक्ति का उपयोग। अब इसमें शक्ति का उपयोग कैसे हो रहा है, तो हम देखें तो जो विनिर्माण होता है वो बड़े बड़े कारखानों में होता है, उद्योगों में होता है। तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो शारीरिक और यांत्रिक यानी मशीनों द्वारा जो कार्य होता है वो, और शारीरिक यानी मनुष्य द्वारा जो कार्य होता है, उनकी शक्ति द्वारा जो उत्पादन तैयार किया जाता है उसके अनुसार ही हम कह सकते हैं कि उसमें शक्ति का उपयोग होता है। अब दूसरा है एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन करना। इसकी विशेषता है एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन। यह हो गया, यानी इस विनिर्माण क्षेत्र में एक ही प्रकार की विशाल उत्पादन, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन किया जाता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है कारखानों में कार्यरत विशिष्ट श्रमिकों द्वारा मानक वस्तुओं का उत्पादन। विशिष्ट श्रमिकों द्वारा मानक वस्तुओं का उत्पादन, यानी कुछ विशिष्ट श्रमिक होते हैं उनके द्वारा ही कुछ मानक यानी विशिष्ट प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन किया जाता है। तो ये तीनों हो गई विनिर्माण की सामान्य विशेषता है। विनिर्माण किस प्रकार कार्य करता है, उसमें शक्ति का उपयोग होता है, कौन सी शक्तियां होती है, तो शारीरिक और यांत्रिक। शारीरिक मनुष्य द्वारा और यांत्रिक किसके द्वारा, यंत्रीकरण या फिर यंत्रों के द्वारा। और इसमें एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। और थर्ड है कारखानों में कार्यरत श्रमिकों द्वारा विशिष्ट प्रकार की मानक वस्तुओं का निर्माण करना। यह हो गया विनिर्माण। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि विनिर्माण उद्योग क्या कहलाता है। ये थोड़ा बाद में दिया हुआ है लेकिन हम पहले ही इसमें डिस्कस कर लेते हैं। विनिर्माण पढ़ ही रहे तो इसके साथ साथ विनिर्माण उद्योग भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विनिर्माण उद्योग। आपकी पुस्तक में ये दिया हुआ है, कोष्टक में दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ये सीबीएसई के 2013 के जो पेपर हुए थे उसमें भी आया हुआ है। तो हम लिखेंगे इसमें इसकी परिभाषा, वे समस्त क्रियाएं। ये विनिर्माण उद्योग और विनिर्माण एक ही प्रकार की परिभाषाएं मिलती जुलती है, परंतु इसमें लिख देते हैं वे समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे पदार्थों को शारीरिक व यांत्रिक शक्ति द्वारा अधिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। मैंने अभी बताया था आपको कि शक्ति का उपयोग करते और किस प्रकार उसको उसमें सम्मिलित करते, इन सभी के बारे में हमने बताया था। जिसके द्वारा प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त, जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त पदार्थों को शारीरिक व यांत्रिक शक्ति द्वारा, शारीरिक व यांत्रिक शक्ति द्वारा एक नए उपयोगी स्वरूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। उपयोगी स्वरूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी विनिर्माण उद्योग में वे समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा प्राथमिक व आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त पदार्थ, अभी पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम देखें तो खनन में क्या प्राप्त होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है, उसके द्वारा इस
प्रक्रिया में जाने के पश्चात विनिर्माण में जो लौह इसके वो प्राथमिक क्रिया का एक भाग है, यानी खनन के दौरान प्राप्त हुआ एक खनिज है, उसको विनिर्माण उद्योग में भेजा जाता है और उससे लौह इस्पात बन के बाहर आता है, तो वह एक उपयोगी वस्तु के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को विनिर्माण उद्योग हम कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शारीरिक यांत्रिक शक्ति मनुष्य व यंत्रीकरण की शक्ति का उपयोग करके उपयोगी स्वरूप में परिवर्तित कर दिया, यानी उपयोगी स्वरूप हमने देख लिया, उदाहरण लौह इस्पात का। इसके पश्चात एक और उदाहरण है कपास का। कपास को तंतु में परिवर्तित कर वस्त्र बनाए जाते हैं। जो कपास जो होता है वो क्या है, प्राथमिक क्रिया, कृषि का प्राथमिक क्रिया, उसको क्या बना दिया जाता है, वस्त्र बना दिया जाता है, जो विनिर्माण उद्योग यानी द्वितीय क्रियाओं में आता है। इसके पश्चात है तो इसमें बड़ी से बड़ी वस्तुओं का भी निर्माण होता है और छोटी से छोटी वस्तुओं का निर्माण भी होता है। तो इसमें हम देखते हैं साधारण वस्तुएं कौन कौन सी हो गई। साधारण वस्तुओं में आ गए इसमें मिट्टी के बर्तन बनाना, हस्तशिल्प कार्य, मिट्टी के बर्तन, और क्या हो गया, हाथों से बांस की टोकरियां, बांस की टोकरी बनाना। इसके पश्चात हमें भारी वस्तुएं कौन कौन सी बनती है, यानी जो मशीनीकृत वस्तु होती है वो कौन कौन सी बनती है, तो हम देखें रेल, वायुयान के इंजन। इसके पश्चात हम देखें तो बड़ी मशीनरी भी इसमें ही उत्पादित होती है, ये द्वितीय क्रियाओं में आती है। तो ये हो गया, इसमें साधारण वस्तुएं भी और भारी वस्तुएं भी सम्मिलित है। अब हम देखें तो यदि कोई हमारे सामने रसायन कारखाने और इस्पात उद्योग के बारे में देखें, यानी हम सुनते हैं तो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं कि बड़े बड़े कारखानों के बारे में हम सोचते हैं कि वहां पर इतना उत्पादन हो रहा है, इन सब के बारे में हम सोचते हैं। तो इसी प्रकार हम देखें तो कई ऐसे उद्योग हैं, विनिर्माण उद्योग है, जो कारखानों में संपन्न नहीं होते। अब ये ऐसी कौन कौन सी गौण क्रियाएं हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो ये गौण क्रियाएं हैं, दो प्रकार की है। ऐसी कौन सी गौण, आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी गौण क्रियाएं हैं जो विनिर्माण उद्योग में तो है परंतु कारखानों में संपन्न नहीं हो सकती। तो उसमें पहला लिखेंगे हम पर्यटन उद्योग, और दूसरा लिखेंगे मनोरंजन उद्योग। ये दो ऐसे प्रकार के उद्योग हैं जो विनिर्माण उद्योग जो उसमें बिना कारखानों के ही संपन्न हो जाते हैं। ये ऐसी दो गौण क्रिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर के मामले में। कौन कौन सी गौण क्रिया जो बिना कारखानों के संपन्न होती है, तो पर्यटन उद्योग और मनोरंजन उद्योग। इसी के साथ आपका ये विनिर्माण उद्योग संपूर्ण हो चुका है। अब हम बात करेंगे आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण की विशेषता, यानी जो वर्तमान में विश्व में जो प्रक्रिया हो रही है विनिर्माण को लेकर, उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार विनिर्माण की पूरी प्रक्रिया चल रही है और उसकी विशेषताओं के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण की विशेषता। यहाँ पर हम लिखेंगे आधुनिक पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता, यानी कौन कौन सी विशेषता है। तो ये मुख्य रूप से 5 विशेषताएं हमारी पुस्तक में दी गई है, जिसमें पहली है कौशल का विशिष्टीकरण या फिर उत्पादन की विद्या, दूसरी है यंत्रीकरण, यंत्रों का उपयोग, तीसरा है प्रौद्योगिकी नवाचार, चौथा है संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, और पांचवा और अंतिम है अनियमित भौगोलिक वितरण। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे, पहला है कौशल का विशिष्टीकरण या फिर उत्पादन की विधिया। ये है फर्स्ट विशेषता। इसके बारे में हम देखते थे कि कौशल का किस प्रकार विशिष्टीकरण हो रहा है और उत्पादन की विधिया कौन कौन सी है। हम देखें तो शिल्प तरीके से जो कारखानों में कार्य होता है वो आदेशानुसार होता है, यानी शिल्प तरीके से जो कार्य होता है वो ऑर्डर पे होता है। हम देखते हैं कोई कोई कारखाने होते हैं जिनमें ऑर्डर पे ही वस्तुएं बनाई जाती है,
तो ये ऑर्डर पर वस्तु बनाई जाती है, उनमें जो होता है वो क्या होता है, लागत जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, अधिक। क्या हो जाती है, अधिक लागत। यहाँ पे ऑर्डर की जगह आप आदेशानुसार भी लिख सकते हैं, आदेशानुसार ये कार्य होता है उनमें अधिक लागत हो जाती है। और ये जो कार्य होता है वो किस तरीके से होता है, शिल्प तरीके से होता है, जिसके कारण जो उसका मालिक है, जो उसका ओनर है, उसको बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के दाम बढ़ा नहीं सकता, और यदि बढ़ा दे तो लोगों को, जनता को उसका भुगतान करना पड़ता है। इसी के कारण वर्तमान में हम देखें तो इसके लिए उपाय भी निकाला गया है कि जो बड़े पैमाने पर कार्यरत विनिर्माण उद्योग है उनमें बड़े पैमाने पर यानी विशाल उत्पादन किया जाता है। हमने विनिर्माण की विशेषताओं में पढ़ा था कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी विशेषता में कि बड़े पैमाने पर कार्यरत विनिर्माण, बड़े पैमाने पर कार्यरत विनिर्माण उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, यानी एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता है। और एक जो इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, प्रत्येक श्रमिक को एक ही प्रकार का कार्य करना होता है, यानी प्रत्येक श्रमिक ने जो कार्य करने वाला, श्रमिक बोल सकते हैं आप, प्रत्येक श्रमिक एक ही प्रकार का कार्य करता है, और इसमें जो होती है लागत जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जनता को भी फायदा होता है, जो उपभोक्ता है उनको भी फायदा होता है, और जो ओनर है उसको भी फायदा होता है, क्योंकि उसकी वस्तु जो है अच्छी है और मार्केट में कम दाम में बिकेगी, तो उसके कारण लोगों को फायदा होगा और उसको भी फायदा होगा। तो ये हो गया कि ये जो इसका उपाय क्या है, बड़े पैमाने पर कार्यरत विनिर्माण उद्योग जो है उनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन है, विशाल रूप से एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता है और प्रत्येक श्रमिक को एक ही प्रकार की कार्य में कार्यरत रहना पड़ता है। इसके बाद आता है सेकंड, यंत्रीकरण। यह हो गया फर्स्ट विशेषता। दूसरी विशेषता है यंत्रीकरण। दूसरी विशेषता है यंत्रीकरण, यानी यंत्रों का प्रयोग भी बोल सकते हैं। यंत्रीकरण किस प्रकार है, वर्तमान में देखें तो हम छोटे से छोटा कार्य या फिर बड़े से बड़ा कार्य जो भी कर रहे हैं उनमें भी यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का उपयोग आवश्यक हो गया है। वर्तमान में किसी कार्य को करने के लिए मशीन का प्रयोग करना, ये इसकी परिभाषा भी हो सकती है। यंत्रीकरण की परिभाषा भी आप इसको इस प्रकार स्पष्ट रूप से कर सकते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, और ये आवश्यक भी हो गया है क्योंकि हर कार्य में आज के जो पीढ़ी चल रही है, उसके आज की जनरेशन है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है, जिसके कारण ये यंत्रीकरण बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है और जो ये देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन इसको मान सकते हैं। अभी जो यंत्रीकरण है किस प्रकार का है, तो अभी वर्तमान में यंत्रीकरण जो है वो है स्वचालित और विकसित अवस्था में। यंत्रीकरण स्वचालित विकसित अवस्था में है। अभी स्वचालित क्या है, यानी स्वयं के द्वारा चलने वाला, मनुष्य की सोच के उपयोग के बिना ही जो मशीन स्वयं द्वारा कार्य कर लेता है वो ही स्वचालित मशीन कहलाता है। अब स्वचालित मशीन का सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं तो लिफ्ट जो होती है, वो यदि हम लिफ्ट में बैठते हैं तो यदि हम जिस एक बिल्डिंग में जा रहे हैं उस लिफ्ट में बैठे हैं, जिस फ्लोर पे जाना है उसका बटन दबा दीजिए, आप वो स्वयं चलकर आपको उस फ्लोर तक पहुंचा देगी, यानी वह एक स्वचालित मशीन है। तो लिफ्ट जो है वो स्वचालित मशीन का बहुत ही अच्छा उदाहरण हम मान सकते हैं। और इसके पश्चात हम देखें तो कंप्यूटर युक्त प्रणाली में युक्त कारखानों में स्वचालित जो मशीन है उनका उत्पादन कार्य में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। यानी
हम लिखेंगे कंप्यूटर युक्त नियंत्रण प्रणाली, यानी जिस प्रणाली को, जिन उद्योगों को कंप्यूटर नियंत्रित करता है, प्रणाली में युक्त कारखानों में स्वचालित मशीनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वर्तमान में हर जगह हम देखें तो पूरा विश्व ही इस यंत्रीकरण के दौर से गुजर रहा है, और इस दौर में यंत्रीकरण के साथ चलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि यंत्रीकरण के साथ जो देश नहीं चला वो बहुत ही पीछे रह जाएगा। हम देखें तो हर उद्योग में कंप्यूटर ही पूरी प्रणाली को नियंत्रित कर रहा है, और इसके कारण ही स्वचालित मशीनें मुख्य रूप से कार्य करती है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कारखानों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसका जो प्रयोग है, यानी वर्तमान में विनिर्माण में यंत्रीकरण समस्त विश्व में नजर आ रहा है, यानी विनिर्माण में पूरे विश्व में हर जगह पर, हर देश में विनिर्माण जो उसमें यंत्रीकरण का प्रयोग चल रहा है। तो संपूर्ण विश्व में यंत्रीकरण नजर आ रहा है। यह हो गया आपका यंत्रीकरण। इसके पश्चात तीसरा है प्रौद्योगिकीय नवाचार। प्रौद्योगिकीय नवाचार क्या है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये दो विशेषता कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी विशेषता है प्रौद्योगिकीय नवाचार। प्रौद्योगिकीय नवाचार, यह हो गई थर्ड विशेषता। प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है, यानी इसमें शोध और विकसित विधियों द्वारा शोध करके इन जो कठिनाइयां आ रही है, जैसे कि कारखाना चलाने में बाधाएं भी बहुत सारी आती है, तो उन सब के बारे में विचार करके, शोध करके उनको विकसित विधियों द्वारा उनका हल निकाला जाता है, यानी उनका उपाय निकाला जाता है। तो उन उपायों में सबसे पहला उपाय हम देख लेते हैं। इसमें 4-5 कुछ उपाय हैं जो मुख्य रूप से है। तो विनिर्माण की दक्षता को नियंत्रित करना पहला है, विनिर्माण की दक्षता को नियंत्रित करना। इसके पश्चात दूसरा है अपशिष्टों का समुचित निस्तारण। अपशिष्ट यानी कारखाना है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्वतः ही वहां पर कचरा यानी अपशिष्ट निकलेगा और उसका निस्तारण भी आवश्यक है। अपशिष्टों का समुचित निस्तारण। इसके बाद थर्ड है दक्षता में अभिव्यक्ति, तकनीकी दक्षता में अभिव्यक्ति। तकनीकी दक्षता में अभिवृद्धि। और लास्ट और अंतिम है प्रदूषण को नियंत्रित करना, यानी जो कारखाने चलते हैं उनसे प्रदूषण भी बहुत होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कई प्रकार के प्रदूषण बहुत, यानी प्रदूषण का मुख्य जो क्षेत्र होता है वो ही कारखाना होता है, और उनको नियंत्रित करने के लिए कई सारे उपाय निकल जाते हैं, जिसमें से प्रौद्योगिकी नवाचार में प्रदूषण को नियंत्रित करने को भी सम्मिलित किया गया है। ये सभी कुछ उपाय हैं जो कारखाने चलते हैं उनके लिए उपयोग में लिए जाते हैं। ये हो गए प्रौद्योगिकी नवाचार। अब हम बात करते हैं इसके पश्चात चौथा, संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण, यानी किस प्रकार ये ढांचा बना हुआ है, किन किन दौर से गुजरता है और इनका स्तर किस प्रकार है। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा ढांचा व स्तरीकरण, संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण। तो संगठनात्मक ढांचा में सबसे पहली विशेषता क्या है, सर्वप्रथम विशेषता है जटिल प्रौद्योगिकीय तंत्र। पहली विशेषता है जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र।
यानी ये जो पूरा तंत्र होता है वो बहुत ही यंत्र यानी ये जो यंत्र होता है ये बहुत ही कठिन होता है, जटिल होता है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद अत्यधिक विशिष्टीकरण श्रम विभाजन, अत्यधिक विशिष्टीकरण श्रम विभाजन, अत्यधिक विशिष्टीकरण श्रम विभाजन और कम लागत में अधिक उत्पादन। कम लागत में क्या करना है? अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। कम लागत में अधिक उत्पादन यानी विनिर्माण क्षेत्र में हम देखें तो हर जो उद्योग है या फिर कारखाना है वो यही चाहता है कि उनका जो कार्य है वो कम लागत में संपूर्ण हो जाए, जिसके कारण उनका भी फायदा हो और जो उपभोक्ता है उनका भी फायदा हो। यानी हर ऐसे कोई भी कारखाना नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि उनका कम लागत में यानी अधिक लागत में उत्पादन हो। यानी ये जो कम लागत का उत्पादन है ये बहुत ही देश के लिए फायदा है, उपभोक्ता के लिए, जनता के लिए भी फायदे का रूप है। अब इसके बाद थर्ड आता है इसमें अधिक पूंजी, यानी जो कारखाने होते हैं उनको लगाने में स्वतः ही अधिक पूंजी की लागत होती है। इसके पश्चात चौथा आता है बड़े संगठन। बड़े संगठन जो होते हैं उनका निवेश आवश्यक है, यानी ये जो संचालन होता है पूरा बड़े संगठन द्वारा किया जाता है। इसके बाद पांचवा आता है प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। अधिकारी वर्ग ये हो गई 5 विशेषता है स्तरीकरण की, 5 विशेषता है। ये पांचों स्तरीकरण के बारे में है। अब इसके पश्चात अंतिम और लास्ट विशेषता है अनियमित भौगोलिक वितरण, जो हमारा 5वीं विशेषता है। लिख देते हैं हम। अनियमित भौगोलिक वितरण। अब नियमित भौगोलिक वितरण यानी भौगोलिक रूप से इनको किस प्रकार अलग अलग भागों में वितरित किया गया है, तो हम देखते हैं विश्व के कुल स्थानीय भाग के 10% भूभाग पर, 10% से कम भूभाग पर आधुनिक विनिर्माण का मुख्य जमाव, यानी 10% से कम भूभाग पर किस स्थानीय भाग के, जो स्थान पर जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थानीय भाग के 10% से कम भूभाग पर विनिर्माण क्षेत्र है पूरे विश्व में। यानी इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही छोटा है, यानी इसका विस्तार बहुत ही कम है। यह देश आर्थिक और ये जो विनिर्माण उद्योग है ये देश के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का केंद्र है। आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का केंद्र है। तो किस प्रकार है? तो हम देखें तो ये जो कार्य होते हैं, जो विनिर्माण क्षेत्र होता है, इससे कई प्रकार के फायदे हैं। जैसे कि देश को तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोगों को अच्छे उत्पाद मिलेंगे, लोग तकनीकी विकास करेंगे, यंत्रीकरण का उपयोग होगा, उससे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। इसके पश्चात हम देखें तो जो कच्चा माल है उसका भी उपयोग अधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो कृषि करने वाले लोग हैं उनको भी अच्छी कमाई मिलेगी। इसके पश्चात खनन की प्रक्रिया में बहुत फायदा होता है लौह इस्पात उद्योग के माध्यम से, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है रोजगार के अवसर उपलब्ध होना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो इससे फायदा किस प्रकार हो रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा है रोजगार के अवसर उपलब्ध होना। अब ये रोजगार के अवसर, जैसे कि कारखाना होता है तो उसमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, तो श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तो जो आसपास का रोजगार जहाँ पर कारखाना जहाँ पर स्थापित किया है उसके आसपास के क्षेत्रों में, गांवों में, शहरों में जितने भी लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है वो सभी वहां पर जाके कार्य करेंगे, उनका भरण पोषण होगा और इससे ही देश का विकास होगा। इसलिए यह आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी है। इसके पश्चात हम देखें तो कृषि जो होता है, कृषि का जो भाग होता है उससे बहुत ही समकेंद्रित भाग में यह विनिर्माण क्षेत्र होता है। कृषि बहुत ही बड़े भूभाग पर होती है, परंतु जो ये विनिर्माण उद्योग है ये समकेंद्रित होते हैं। विनिर्माण उद्योग का विस्तार कम होता है,
विस्तार जो होता है वो कम होता है, या फिर हम लिख सकते हैं संकेंद्रित होता है। ये हो गया अनियमित भौगोलिक वितरण। और ये क्षेत्र किसी भी देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यानी हमने जो अभी विनिर्माण उद्योग विनिर्माण के बारे में पढ़ा है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? विनिर्माण उद्योग, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है, खनन कृषि के क्षेत्र में लोगों को लाभ प्राप्त होता है, लाभोन्मुख प्रक्रिया भी इसे कह सकते हैं। यह होगी हमारी 5 विशेषताएं। इसके पश्चात हम कल बात करेंगे अभिगम्यता के बारे में, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह हो गया हमारा विनिर्माण उद्योग कंप्लीट, और कल हम बात कर देंगे उद्योगों के जो बाधा आती है या फिर उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का टेस्ट भी फर्स्ट टेस्ट भी हो चुका होगा, जिसमें फर्स्ट लेसन के जो फर्स्ट और सेकंड लेसन के क्वेश्चन आए थे, बहुत ही सरल क्वेश्चन थे। हमने एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, उनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, और जो पुस्तक में जो हमने पढ़े थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आए थे, और सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। और उम्मीद करते हैं आप सभी ने अच्छे तरीके से वह पेपर सोल्व किया होगा। बस आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड टॉपिक, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके ही जाए। जय हिंद।